अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अलग अलग निवेश अगर आपने अलग अलग टाइम पीरियड में किया होगा तो कैसे आपके पैसे बड़े होंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखने की बात करते हैं, अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया होगा कुछ साल पहले, तो 30 सितंबर 2020 को उसके 10 लाख के निवेश की क्या वैल्यू रही होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी ने 15 साल के दृष्टिकोण से निवेश किया होगा तो 10 लाख रुपए उसके 56 लाख के आसपास हो गए, जिसमें उसका एवरेज रिटर्न 12.21% का आया। और अगर हम देखते हैं कि 15 साल में जो सेंसेक्स है, S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, और BSE सेंसेक्स PRI का मतलब एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये जो रिटर्न इंडेक्स है इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया, 10.99 का दिया। और हमारा जो एवरेज रिटर्न है सभी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम का वो कितना है, 12.21% का है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि मुझे कितना पैसा मिला है पिछले 15 सालों में, तो वो मुझे मिला है 56.27 लाख का। ये कितनी स्कीम्स को हमने इसमें कवर किए हैं, तो हमने इसमें 70 स्कीम्स को कवर किए हैं। आपका पैसा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपका पैसा 5.6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। उसी तरीके से मैंने निवेश का टाइम बढ़ा दिया और मैंने सोचा आज से 20 साल पहले कभी निवेश शुरू किया था, तो आज सितंबर 30 2020 को 10 लाख रुपए की क्या कीमत है, वो 2.24 करोड़ की हो जाती है, जिसका मतलब रिटर्न 12 से सीधा 16.82 पे जा रहा है। जबकि उसी पीरियड में सेंसेक्स ने 11.8 का दिया। हमने टोटल स्कीम जो कवर की है वो 25 स्कीम की है, और कितने टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हुआ, परसेंट नहीं टाइम्स, आपका पैसा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 22 टाइम्स आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ 20 साल में। अगर 25 साल के लिए गए तो 34 टाइम्स आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, 34 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो रिटर्न दिखने को तो 15% ही दिख रहा है, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 34 टाइम्स। इन हाउ मच टाइम, इन अ मैटर ऑफ 25। बैंक में अगर आपको पता होगा कि अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो मौजूदा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 12 साल में पैसा डबल होता है। तो इसका मतलब 24 साल में पैसा आपका 4 टाइम्स होगा, यानी 25 से 1 साल कम ही रहा। और अगर आप यहाँ पे देखते हो रिटर्न, तो 25 साल में 4 टाइम्स नहीं हुआ आपका पैसा कितने टाइम्स हुआ, 34 टाइम्स हुआ। ये फर्क होता है कंपाउंडिंग का और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग का, जो बहुत क्लियरली हमें समझ में आता है कि किस तरीके से पैसा बढ़ता है। और हमने किसी ऐसा नहीं कि कोई एक स्कीम चुन के लाए हैं जो सबसे बेहतरीन स्कीम है। यहाँ जो रिटर्न्स लिए हैं ये आप देख सकते हो एवरेज रिटर्न है डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम का। तो जितनी भी स्कीम्स ऐसी है जो डाइवर्सिफाइड है, यानी जिन्होंने अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में निवेश किया है, उन लोगों का जो एवरेज रिटर्न है, खराब रिटर्न भी पकड़ लिया, अच्छा रिटर्न भी पकड़ लिया, उनका एवरेज रिटर्न जो है वो यहाँ पे दिख रहा है और उसके हिसाब से आपको इतना पैसा मिलता है। आगे जाते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो एक सबसे बेहतरीन विकल्प निवेशकों के लिए है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम ही ये कहता है ये इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे सिस्टमैटिक प्लान है, नाम ही बताता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें कुछ एक दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये, आप एक निर्धारित धनराशि हर महीने निवेश कर पाओगे। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम एक बार में नहीं आती है, अलग अलग टाइम पीरियड में आती है, जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो उनके पास में एकदम से शायद लमसम लगाने के लिए पैसा हर समय मौजूद ना हो, लेकिन वो हर महीने कुछ छोटी मोटी रकम डाल सकते हैं। और वो छोटी मोटी रकम डालते डालते इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है कि पता चलता है कि जब मेरे गोल्स मेरे सामने, आंखों के सामने आते हैं, तो उसे पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए मैं सक्षम हो जाता हूँ। तो ये आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, डिसिप्लिन देता है, आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है, और बहुत छोटे से अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हो। यानी किसी के लिए भी, कितना भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, निम्न स्तर का व्यक्ति हो, मतलब 500 रुपए के कम एसआईपी के अमाउंट से वो कार्यक्रम शुरू कर सकता है। तो आगे देखते हैं क्या है एसआईपी। यहाँ पे देखोगे कि क्या क्या पर्पस के लिए एसआईपी करते हैं। बच्चे का एजुकेशन है, हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली, बच्चे की मैरिज है। भारतीय सभ्यता के हिसाब से आप देखोगे कि चाइल्ड की मैरिज कराना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर पेरेंट एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट टू बेस्ट मैरिज कराता है, कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नॉर्म्स। तो यहाँ पे चाइल्ड के मैरिज में भी आपको बहुत खर्चा आता है। और खुद का रिटायरमेंट, यानी सब चीजें की लेकिन खुद के लिए नहीं किया, तो खुद रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करोगे? क्योंकि आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज है, ज्वाइंट फैमिलीज है नहीं, खर्चे बढ़ गए हैं, कंफर्ट लेवल्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन इनकम लेवल्स रिटायरमेंट के बाद में बहुत मुश्किल से कहीं से जनरेट हो पाती है। तो आपने क्या अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है? तो कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी बहुत कम एज में होता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी से मुझे इसके बारे में इतना क्या सोचना है, अभी तो कमाने के कई साल पड़े हैं। तो यहाँ पे 2-3 बात होती है। नंबर 1, टाइम बहुत हाथों से निकलता है, हमें पता नहीं चलता है। नंबर 2, जितनी कम एज में आप इन्वेस्ट करोगे तो थोड़े से पैसे के निवेश से बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। नंबर 3, जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करने की क्षमता बना लोगे उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है?
आपका पैसा आपको पैसे बना के दे रहा है। यानी एक तो होगा मैं मेहनत करके पैसा बनाऊँ, और दूसरा होता है कि जीवन में मैं सोचता हूँ कि यार मैंने तो बना लिया जो बनाना था, अभी मैं पैसे को मौका देता हूँ कि वो मुझे पैसा बना के दे। तो पैसा पैसा तब बना के दे पाएगा जब आप उसको समय दोगे, उसको समय लगेगा बनाने के लिए। तो आपने आज दिया तो कल बना के नहीं दे सकता है, लेकिन आप उसको टाइम दोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक प्ले होगा और आपका पैसा और ज़्यादा स्तरों के ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि घर खर्चों का क्या असर हुआ है, एजुकेशन का कैसा पिछले कुछ सालों में। 2010 में अगर 8% का इन्फ्लेशन मान रहे हैं हम यहाँ पे, अगर किसी का घर खर्चा 20,000 रुपए में चलता था, तो 8% के इन्फ्लेशन की वजह से 2020 में वही खर्चा 35,000 पे आ चुका है। और अगर हम मानते हैं कि 2030 में क्या होने वाला है, तो अगर 8% का इन्फ्लेशन कायम रहता है, तो आज से 10 साल के बाद में जो व्यक्ति आज 35,000 में सामान्यतः घर चला पा रहा है, उसको उस समय 75,000 रुपए महीने के लगने वाले हैं। तो ये सोचना क्या है, भाई उस समय जो जॉब करता रहेगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि सैलरी वो हिसाब से डिजाइन रहेगी। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है कि जो लोग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिटायर होने वाले हैं, 2030 में रिटायर होंगे, 2040 में रिटायर होंगे, अगर इन लोगों के पास में कहीं से भी कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इनको अपने लिए एक प्रोविजन क्रिएट करके रखना है कि हर महीने मुझे 75,000 कहीं से आए, जिसकी वजह से मैं घर खर्चा उसी तरीके से चला सकूं जैसे 2020 में मैं चला पाता था। तो मेरे ख्याल से आप सब बात इससे सहमत होंगे कि कोई भी अपने रिटायरमेंट डेज में अपनी जिंदगी को ज्यादा दुख में नहीं बिताना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, खुले हाथ से खर्चा करके अपनी जीविका को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की अपेक्षा रखता है। लेकिन अपेक्षा रखने के लिए कुछ करना होगा, और वो करने के लिए आज से निवेश के बारे में सोचना होगा, तब जाके आप उस पीरियड में इस लाइक अपने आप को पाएंगे कि बहुत स्मूथ तरीके से आप अपने खर्चों को निपटा पा रहे हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूँ, तो हायर एजुकेशन जो 2010 में 6 लाख का होता था, 2020 में वो 23 का हो चुका है। और इसी तरीके से अगर हम मानते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा, तो 2030 में वो 50 लाख का हो जाएगा। यहाँ पे हमने जिस एजुकेशन की बात की है, ये IIM अहमदाबाद में अगर आप MBA करने जाते हो, तो उसमें जो फीस में इजाफा हुआ है उसकी बात की है। और यहाँ पे हमने 8% का इन्फ्लेशन नहीं पकड़ा है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन पकड़ा है वो हमने 14% का पकड़ा है, क्योंकि मेडिकल यानी कि दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, इसमें सबसे ज़्यादा महंगाई तेजी से बढ़ती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे। तो इसमें जो आपकी ग्रोथ आई है या जो बढ़ोतरी हुई है वो 14% की हुई है, और अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भी 14% से ये खर्चा बढ़ेगा। आते हैं मैरिज कॉस्ट के ऊपर में, 6 से 7 लाख में जिनकी शादी होती थी 2010 में, उसी आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो 2020 में वो 12 से 15 लाख हो जाता है, और 2030 में वो 26 से 30 लाख हो जाता है, अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रहती है तो, जो कि हमने यहाँ पे 8% का इन्फ्लेशन पकड़ के चला है। आगे बढ़ते हैं। अभी राइट वे क्या है, इसको हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली। जितने जल्दी शुरू करोगे, ये बार बार मैं कहता हूँ, कई बार लोग यही कहते हैं कि यार इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पास में अगर बहुत ज़्यादा समय तो अच्छी बात है, आपको कम एफर्ट में कम पैसा निवेश करके अच्छी ज़्यादा पूंजी प्राप्त होगी। तो समय कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए इस मामले में। तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। जैसे जो लोग कल के सेशन में थे, तो उन लोगों को याद होगा कि हमने कल एक FD का एक फंडा देखा था, जिसमें हमने देखा था अगर कोई बंदा 6% के रिटर्न में इन्वेस्ट करता है, तो उसके पैसे को डबल होने के लिए 12 साल लगेंगे। और अगर वही व्यक्ति 12% के रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पैसे को डबल होने में 6 साल लगेंगे। जिसका मतलब है अगर आपने राइट एसेट क्लास का चुनाव किया, तो आपका पैसा ज्यादा रफ्तार से कम समय में बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे पास में जिंदगी में जो सबसे सीमित चीज है वो है समय। मैं पैसा सीमित नहीं कहूंगा, पैसा कमा के और बढ़ाया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद में भी आदमी मेहनत करे तो पैसा बना सकता है, लेकिन जीवन में जो समय है वो लिमिटेड है, और उसका अगर बेहतरीन प्रयोग करना है तो आप राइट एसेट क्लास में चुन के पैसा निवेश करेंगे, तो आपका पैसा ज्यादा रफ्तार से जल्दी ग्रो हो पाएगा। और लास्ट है सेव रेगुलरली। आप अगर बीच बीच में रेगुलरली सेव कर रहे हो, SIP कर रहे हो, कभी टॉपअप कर रहे हो, कभी लमसम डाल रहे हो, तो जितना पैसा आप इसमें कंट्रीब्यूट करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका फाइनली जो गोल के लिए कॉर्पस खड़ा होगा वो बड़ा रहेगा, और आप इससे आराम से अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो गोल अचीवमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट अर्ली, राइट जगह पे इन्वेस्ट करो, जिसको हम लोग टेक्निकली एसेट क्लास कहते हैं, और सेव रेगुलरली। किसी भी प्रकार का इसमें आपने अनुशासन में तोड़ नहीं होना चाहिए। रेगुलर का मतलब बिल्कुल रेगुलर है, कुछ भी हो जाए मैं पैसा अपना निवेश करता रहूँगा।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण आपके सामने है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए कि कैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर थोड़ा भी समझ का फर्क अलग होता है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे किसको फायदे का देता है किसको नहीं देता है। तो देखते हैं कौन है, ये मिस्टर अर्ली है। मिस्टर अर्ली ने इन्वेस्टमेंट जो शुरू किया वो शुरू किया 25 साल की उम्र में। ध्यान से सुनिएगा, 25 साल की उम्र में शुरू किया। मंथली इन्वेस्टमेंट इनका कितना था, 10,000 रुपये। SIP कर रहे होंगे, 10,000 रुपये महीने की कर रहे हैं। कितने साल तक करेंगे, 35 साल, क्योंकि अगर 25 साल में निवेश किया और हम स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज 60 ले लेते हैं तो इसका मतलब इनके पास में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम कितना है, टोटल 35 ईयर्स का है। इन्होंने कितना पैसा निवेश किया, 42 लाख। कहाँ से आया 42 लाख? अगर 10,000 रुपये हर महीने कर रहे हो तो साल का हो जाता है 1,20,000। अगर 1,20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 35 ईयर्स से तो आपका अमाउंट आ जाएगा 42 लाख। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया वो 42 लाख का किया। और इन्होंने देखा कि जब ये 60 साल के हो गए तो ये जो 42 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी मार्केट वैल्यू 11.41 करोड़ है। माने आप समझो इस बात को कितना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में पैसे कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए लोग कैसे कैसे संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ इतना बढ़िया आसान रास्ता आता है। आसान इसलिए कहूंगा क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन डिफिकल्ट लोग हम खुद ही कर देते हैं क्योंकि हम इसका अनुकरण नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते और इसलिए लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो बंदे ने सिर्फ 10,000 रुपये महीना सेव किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने समय के लिए किया, 35 साल के लिए किया। पैसा जेब से कितना गया, 42 लाख, लेकिन उसको बदले में कितना मिला, 11.41 करोड़। आज 11 करोड़ की पूंजी खड़ी करना एक साधारण से व्यक्ति के लिए बिना किसी प्रकार का कोई हाथ पैर मारे बहुत बड़ा चैलेंज है, जो चैलेंज को यहाँ पे बहुत आसानी से इन्होंने हासिल किया है, इतना सा सिर्फ प्रिंसिपल फॉलो करके। थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं, मिस्टर लेट। नाम इनका लेट इसलिए दिया गया क्योंकि इनको बहुत देरी से एहसास हुआ कि ऐसा भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो इन्होंने 45 की उम्र में इनकी आंख खुली और इन्होंने कहा कि चलो इनसे मैं 20 साल लेट चल रहा हूँ, तो इनको कंपेंसेट करने के लिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 की जगह 25,000 का कर देता हूँ। तो अब तो हो ही जाएगा ना यार, 15,000 अगर हर महीने बढ़ा रहा हूँ तो एक जगह छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह उसको पकड़ लेते हैं। तो 15 साल का टाइम है, ये भी 60 में रिटायर होंगे, इनके पास 15 साल का टाइम है। 15 साल में अगर हर महीने 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब कि 3 लाख वार्षिक रूप से इन्वेस्ट हो रहा है, तो 15 साल में इनका 45 लाख रुपए निवेश हुआ। तो पहले निवेश की रकम को देखो, ये 42 लाख ही निवेश कर पाए, इन्होंने तो 45 लाख का निवेश कर दिया कम पीरियड होने के बावजूद भी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि 60 साल की उम्र में इनको 11 करोड़ मिले तो इनको 60 साल की उम्र में कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ मिला। तो आप देखो कि इन्वेस्टमेंट 3 लाख का एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी फर्क जो है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास का फर्क आता है दोनों के बीच की पूंजी में। कोई भी एंगल से कोई छोटी रकम नहीं होती है 10 करोड़ रुपए आज के जमाने के हिसाब से। तो ये जो एक सिंपल सा फंडा है, यानी जिंदगी में यार मेहनत जो करते हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना सा नियम बना लिया कि बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूं और छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही करूं, 10,000 हो सकता है कि कोई लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे, 10,000 कोई बड़ा, आप इसको खर्चा मान के कर लो। यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा मानो कि जैसे मैं अगर बिजली का बिल आता है तो मैं उससे बच नहीं सकता हूँ, अगर मेरा वाटर टैक्स आता है तो मैं बच नहीं सकता हूँ। उसी तरीके से मैंने एक नियम बनाया, हर महीने मैं एक दिल खोल के खर्चा कर रहा हूँ 10,000 रुपये का। ये खर्चा मेरा क्या है, निवेश है। यानी खर्चा क्यों कह रहा हूँ, कई बार हमारे मन में आता है ना कि यार ये रिटर्न आएगा नहीं आएगा, तो ऐसा मन में मैंने उड़ा दिया ये पैसे, और आप निवेश करो तो आपको ये पता चलता है कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, 11.4। इनका कितना हुआ, सिर्फ 1.5 करोड़। क्यों ये डिफरेंस आया, इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, कंपाउंडिंग। इनको कंपाउंडिंग का कितना टाइम मिला, 15 साल, इनको कंपाउंडिंग का कितना टाइम मिला, 35 साल। कंपाउंडिंग का आपको मैजिक, जितना पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उतना आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। तो हमेशा निवेशक को बोलो, आप भले थोड़ा अमाउंट शुरू करो इन्वेस्ट करने के लिए, वो जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा करो, लेकिन आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ में कायम रहो। बीच बीच में उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में सोचो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में बढ़त आ जाए, मार्केट में घटत आ जाए, मार्केट में किसी भी प्रकार की न्यूज़ आ जाए, मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं करता रहूँगा, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है ये छोटी मोटी घटनाएं सब चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर उभर के आने वाली है, जिसका परिणाम निवेशकों को भी हाथ लगने वाला है। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई SIP के थ्रू करता है तो जस्ट बेसिक एग्जांपल, किसी ने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 1,000 रुपए का अमाउंट SIP के मोड से, यानी कि एक फिक्स इंस्टॉलमेंट हर महीने दे रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बैंक में RD करते हो वैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अपने SIP की। तो अगर NAV 10 की चल रही है तो पहले मैंने 1,000 रुपए निवेश करने से मुझे 100 यूनिट प्राप्त हुए,
दूसरे महीने में एनएवी गिर के 8 रुपए आ गई, तो मैं इन्वेस्ट तो 1000 ही रुपए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे यूनिट कितने हो गए 125। तो आप देखोगे कि जैसे एनएवी में गिरावट आई वैसे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि अमाउंट तो आपका फिक्स है। तो आपने अब 8 रुपए के रेट से खरीदी की, तो आपके यूनिट्स कितने आ गए, 125 आ गए। 8 से एनएवी बढ़ के 9 हो गई, 10 के नीचे है लेकिन 8 से बढ़ गई 9 हो गई, तो यहाँ पे भी 1000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पे आपके यूनिट कितने आ गए, 111 आ गए। फिर एनएवी बढ़ के 11 हो गई, यानी 10 के भी ऊपर निकल गई, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कितने यूनिट्स आ गए, 90 आ गए। अगर मैं ये सबका टोटल लूँ तो 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, टोटल यूनिट्स कितने आ गए मेरे पास में, 427 यूनिट आए। अगर मैं बात करता हूँ ये 427 यूनिट्स का वैल्यूशन चौथे महीने के आखिरी में 11 रुपए के रेट से कितना है, तो मुझे पता चलता है आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 4697 है, जबकि मैंने निवेश कितना किया, 4000 का किया। यानी मोटा मोटी ऐसा मान सकते हैं मुझे 700 रुपए का आज की तारीख में फायदा दिख रहा है। मैं बेच नहीं रहा हूँ लेकिन जस्ट चर्चा कर रहा हूँ, 700 रुपए का मुझे फायदा दिख रहा है, बावजूद इसके कि मैंने इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्तरों पर किया है। अगर मैं एवरेज प्राइस देखता हूँ, यानी कि 11 रुपए की तो मार्केट वैल्यू चल रही है चौथे महीने की समाप्ति पे, पर एवरेज प्राइस देखता हूँ कि 4697 को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आज की तारीख में एवरेज प्राइस 9.36 का है, जबकि मार्केट वैल्यू 11 यानी काफी ऊपर चल रही है। तो होता यह है एसआईपी में सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म में आपका प्राइस का एवरेजिंग हो जाता है, जैसे हम टेक्निकली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और इसी की वजह से मार्केट कितना भी नीचे चले जाए, यानी लोगों के मन में जो सवाल होता है ना, मार्केट क्या यहाँ पे रुकेगा क्या, अभी तो अच्छा चल रहा है तो कोई नहीं बात करेगा, लेकिन ऐसा कल फर्ज करो कोई भी रीजन ऐसा आ गया जिसकी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट 52,000 से मान के चलो 45,000 आ गया, तो जब 45,000 आएगा तब भी लोग ये नहीं मानेंगे कि मार्केट अब रुकेगा, तब लोग कहेंगे नहीं ये तो अब 42 आएगा, 42 आ गया तो लोग कहेंगे 40 आएगा, यानी गिरावट में गिरावट आती रहेगी। और ऐसे समय कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो ये मन बनाते हैं कि मैं अपनी एसआईपी अभी रोकना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट तो मुझे गिरता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि एसआईपी के लिए सबसे अच्छा मौका गिरता हुआ मार्केट ही होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि 8 की एनएवी 10 से गिरकर आई तो यूनिट आपके कितने परचेस हो गए, 100 से 125 हो गए। और मार्केट जब नीचे के लेवल पे आप जो परचेस करते हो तो मार्केट में जब भी ऊपर जाता है तो नीचे के लेवल के परचेस किए हुए सस्ते यूनिट आपको प्रॉफिट दिखाना चालू करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि घबराना ही नहीं है, एसआईपी के केस में मार्केट जितना नीचे आता है आप उसको आ जाने दो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलने वाला है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स खूब मिलेंगे जितना बाजार सस्ता होगा, और ये सब आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिट देके जाने। इसी के विपरीत देखते हैं मिस्टर वन टाइम इन्वेस्टर, जिसका मतलब है कि इन्होंने एसआईपी नहीं की है, इनके पास में जो भी धनराशि थी इन्होंने एक बार में लमसम इन्वेस्ट किया, 4000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इनके पास में कितने यूनिट आए, 400, क्योंकि उस समय एनएवी कितनी चल रही थी, 10 चल रही थी। अभी उसकी एनएवी हो गई 11, तो अगर 11 हो गई और मैं देखता हूँ कि मेरे पास में 400 यूनिट है, तो आज की तारीख में मेरा मार्केट वैल्यूएशन कितना हो गया, 11 यूनिट, सॉरी 400 यूनिट इंटू 11 रुपए यानी कितना हो गया, 4400। तो यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट करने से वैल्यू दिख रही 4400, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करने से वैल्यू कितनी दिख रही 4700। मैं उसको राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 4697 को 4700, यानी फर्क कितने का दिख रहा है आपको, 300 रुपए का फर्क दिख रहा है मात्र सिर्फ 4000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो फर्क है मैं यही बताना चाहता हूँ, कभी भी ये कोशिश रहनी चाहिए हमारे कोई भी फाइनेंशियल गोल्स लाइफ के हो, हर फाइनेंशियल गोल्स के लिए हम लोग एसआईपी करना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये पर्टिकुलर चीज ये बताता है कोई एसआईपी ना करे और कोई बंदा ऐसा सोचे मैं तो इतना निपुण हूँ बाजार में, इतना ज्यादा मार्केट में दखल रखता हूँ कि अगर मैं मार्केट में सबसे उछले स्तर पे इन्वेस्ट करूँ तो क्या होगा, सबसे निचले स्तर पे करूँ तो क्या होगा। तो ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि एक बंदा है जो कहता है कि मैं बाजार में सबसे निचले स्तर पे इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा सक्षम होता हूँ, हमेशा सक्सेसफुल होता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स इन्वेस्टमेंट एट लोएस्ट सक्सेस वैल्यू एवरी ईयर, हर साल बाजार कुछ ना कुछ अपना नया लो बनाता है, तो बाजार का जो भी नया लो बनता है उसी टाइम पे ये बंदा इन्वेस्ट करता है और उसकी वजह से इसका जो टोटल रिटर्न साल का आता है वो कितना आ रहा है, 13.24 का आ रहा है। एक दूसरा बंदा है, ये भी ख्वाहिश यही रखता है कि मैं बाजार को निचले स्तर पे पकड़ूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाजार को हमेशा ऊपरी स्तर पे पकड़ता है, यानी कि इसका निवेश हर साल जो हो रहा है, हर साल के टॉप के लेवल पे ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से बाजार गिर जाता है, तो तब भी इसको रिटर्न कितना आ रहा है, 11.08 का आ रहा है। और एक ये तीसरा बंदा है, मेरे जैसा है, बिल्कुल आलसी है, बिल्कुल सोचता है कि मुझे ना तेजी मंदी सबसे उछला स्तर निचला स्तर कोई समझ में नहीं आता, मेरे लिए तो एसआईपी ही ठीक रहेगी, तो कोई भी महीने की एक तारीख पकड़ लेता है और वो तारीख को एसआईपी करना शुरू कर देता है, तो उसको रिटर्न कितना आ रहा है, 12.25। तो पहली चीज तो ये कि अगर ऐसा संभव भी है कि मैं मार्केट को सबसे निचले स्तर पर पकड़ लूं
तब भी मेरा रिटर्न कितना आएगा 13.25। और अगर मैं एसआईपी के माध्यम से रिटर्न कमाऊँ तो कितना आएगा 12.25 है। इसका मतलब दोनों के बीच का फ़र्क कितना है 1, वो भी कब? अगर ऐसा मुमकिन हुआ कि मैं हर साल बिना किसी असफलता से मार्केट के निचले स्तर को पकड़ूँ, जो मैं पर्सनली मानता हूँ बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट को क्या टाइमिंग करना चाहिए? मार्केट को बिल्कुल टाइमिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि बाज़ार जब मैं नीचे आएगा तभी इन्वेस्ट करूँगा, अभी तो नहीं करता हूँ, वो गलत सोचते हैं। उन लोगों को एक ही सोच रखनी चाहिए, एसआईपी में और टाइमिंग करने में फ़र्क जो दिखता है, वो इतना छोटा-सा फ़र्क हो सकता है, वो भी हमने माना है कि ऐसा करा तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी बाज़ार को अपने निचले स्तर पे पकड़े। ये बहुत ही रेयर ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी मार्केट को उसके सबसे बॉटम पे पकड़ पाए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर हमने एसआईपी किया तो ये एसआईपी में 12.25% का रिटर्न दिख रहा है। पीरियड भी हमने कब का लिया है, कुछ छोटा-सा पीरियड नहीं लिया है, हमने ये 22 साल का पीरियड लिया है। जनवरी 1988 से लेके सितंबर 2020 तक का टाइम पीरियड लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, किसी ने अगर ₹1 इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग 15% का आ रहा है, तो उसके ₹1 की क्या सिचुएशन बनती है। तो ₹1 इन्वेस्ट किया, 15% के कंपाउंडिंग से 5 साल के बाद में ₹1 उसका ₹2 हो जाता है, 10 साल के बाद में उसका वो ₹4 हो जाता है, 15 साल के बाद में ₹8 होता है और 30 साल के बाद में वो ₹64 हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकता हूँ, 30 साल 15% का रिटर्न कोई भी चीज़ में मिलेगा, तो आपका पैसा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ₹1 की चीज़ 64 हो रही है, इसका मतलब 64 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो रहा है 30 साल के दौरान। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैंने ₹1,00,000 लगा दिया, तो वो 64 लाख हो जाएँगे। अगर मैंने 1 करोड़ लगा दिया, तो 64 करोड़ हो जाएँगे। यानी जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे ₹1 करो, 1,00,000 करो, 1 करोड़ करो, वो 64 टाइम्स पैसा बढ़ेगा बिकॉज़ ऑफ द 15% कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये चीज़ें यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए। आगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मैंने डिटेल में आपसे चर्चा की है। बेनिफिट क्या-क्या है? एक तो 2-3 बेनिफिट है। आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग करते हो, मार्केट कंडीशंस को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट टाइमर है, जिसका मतलब है कि जब भी आप मार्केट सस्ता पाते हो, तो नंबर ऑफ यूनिट ये ज़्यादा परचेस कर लेता है। मार्केट महँगा हो जाता है, तो नंबर ऑफ यूनिट ये कम परचेस करता है। तो मार्केट टाइमिंग की इनबिल्ट अपॉर्च्युनिटी इसमें बनी हुई है। उसके अलावा पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो एसआईपी की करनी चाहिए। हर निवेशक ने अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ पैसा एसआईपी से करना चाहिए और उससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी अच्छा रुझान दिखेगा। एसआईपी का कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं। किसी का अगर हम देखते हैं कि 15 साल में ₹25,000 महीने की अगर किसी ने एसआईपी किया, तो उसको क्या रिटर्न प्राप्त हुआ। तो जिसने भी इतना पैसा डाला, ₹25,000 महीना, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 15 सालों में लगभग 45 लाख का। और अगर हम 30 सितंबर 2020 में देखते हैं कि ये 45 लाख रुपए की कीमत कितनी हुई होगी, तो 15 साल में वो कीमत होती है 1 करोड़ 26 लाख। 1 करोड़ 25 लाख कुछ हज़ार है, यानी 1 करोड़ 26 लाख। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने वही पैसा म्यूचुअल फंड में ना लगाते हुए डायरेक्टली निफ्टी में लगाया होता, तो मेरा पैसा हुआ रहता 99 लाख। यानी डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? लगभग 26-27 लाख का फ़र्क दिख रहा है इन अ मैटर ऑफ 15 ईयर्स। तो अगर वही पैसा मैं एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा रहा हूँ, यानी मैं बेहतरीन स्कीम नहीं ले रहा हूँ, मैं बेकार स्कीम भी नहीं ले रहा हूँ, मैंने जितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है उनका एवरेज निकाला, तो उसके बेसिस पे मुझे कितना रिटर्न आता है? 1 करोड़ 25 लाख आता है अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 45 लाख। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 25,000 की एसआईपी है, 45 लाख लगाया और करंट वैल्यू कितनी है? 1.26 करोड़ है एज ऑन 30 सितंबर 2020। आगे देखते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने ₹5,000 प्रति माह लगाया, तो उसका ये सिनेरियो दिखता है। 20 साल के एंगल से अगर वो लगाता है, तो आपको पता चलता है कि 8% की सीएजीआर में उसको पैसा मिलता है 28 लाख का, माने 5,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर वो 12% का सीएजीआर आएगा, तो उसके पैसे हो जाएंगे 46 लाख। अगर 15% का सीएजीआर आता है, ये भी मुमकिन हो सकता है, तो उसके पैसे जो निवेश हुए थे ₹5,000 प्रति माह के हिसाब से, यानी जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट टोटल 12 लाख का हुआ, वो कन्वर्ट होकर 20 साल में उसको मिलते हैं 66 लाख। तो 12 लाख उसके कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 66 लाख कितने साल में? 20 साल में। उसी तरीके से अगर किसी ने ₹10,000 प्रति माह की एसआईपी की है और 20 ईयर्स का रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 8% से 57.26 का है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 24 हो रहा है और 24 लाख के अगेंस्ट में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 1.32 करोड़ के पैसे उसको मिलते हैं अगर 15% का सीएजीआर आता है तो। थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ाते हैं, आपको ऐसे भी निवेशक मिलेंगे जो बहुत आराम से ₹25,000 की एसआईपी कर पाते हैं और 20 साल का टाइम उनके लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
आराम से कर लेंगे। तो अगर उन्होंने किया और अगर हम मानते हैं 15% का सीएजीआर आया, तो आपने जो टोटल 25,000 पर मंथ के हिसाब से 20 सालों में 60 लाख का निवेश किया, वो 60 लाख की धनराशि आपको कितना पैसा देके जाती है? 3.32 करोड़ का पैसा देके जाती है। तो ये एसआईपी है और ये एसआईपी से धीरे-धीरे पैसा जमा होता है और जमा होते-होते एक समय के बाद में आपको पता चलता है कि बहुत बड़ा है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूँ पर्सनली खुद के लिए या मेरे घर के जो दूसरे सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, जिन लोगों को भी मैंने एसआईपी कराए, आप मानेंगे नहीं, वो तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये पैसा कब इतना जमा हो गया और कब ये पैसा इतना बड़ा हो गया, हमें तो इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। और जिन लोगों ने देखा ये पैसा बढ़ते हुए लेकिन कभी लगाया नहीं था, वो लोग बोलते हैं कि अब हमें एसआईपी करनी है, कुछ अच्छा सा इसमें बताओ। बताने का मकसद यही है कि जिन्होंने उसको किया है, हमेशा उसका फ़ायदा उन्होंने समझा है, उसको भोगा है। अभी यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे देखेंगे थोड़ा उल्टे तरीके से देखेंगे कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट आज से 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की है, तो उसको कितना पैसा निवेश करना चाहिए? तो उस पे क्वेश्चन आएगा, आप जहाँ निवेश कर रहे हो वहाँ पे रिटर्न्स का अनुमान कितना लगाते हो? मान के चलो कि मैं रिटर्न का अनुमान लगाता हूँ 8% का, तो आपको 17,000 रुपए हर महीने बचाने होंगे 20 साल तक, तब जाके आपको 1 करोड़ मिलेंगे। अगर आप मानते हो कि आपका 15% का रिटर्न आ जाएगा, जैसे कि आपने इक्विटी में डाला है, अच्छी स्कीम है, तो आपको 20 साल में 7,000 रुपए प्रति माह से आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 20 साल में कितने पैसे प्राप्त हो जाएंगे? 1 करोड़ प्राप्त हो जाएंगे। उसी तरीके से 2 करोड़ का, 5 करोड़ का दिया है, थोड़ा 10 करोड़ का देख लेते हैं। अगर किसी को 10 करोड़ रुपए चाहिए आज से 20 साल बाद, तो उसको 15% का रिटर्न का अगर एक्सपेक्टेशन है, तो हर महीने वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 75,000 का